हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 155 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 36 नंबर से शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। कौन गुप्त शासक पहला है जिसने क्या है स्वर्ण के सिक्के जारी किए हैं, ये बताना है। श्रीगुप्त, घटोचक, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे, या सिक्के भी कहें या स्वर्ण के सिक्के। तो आप किसको करेंगे? प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम को ही करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन पहले व्याख्या हम करा चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, और ये टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। जो इलाहाबाद शिलालेख है में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता उसके दरबारी कवि हैं। उस दरबारी कवि का क्या नाम है जिसने क्या किया है? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी है। ऑप्शन ए है हरिसेन, बी है नागसेन, सी है कालिदास, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, हरिसेन। हरिसेन ने क्या किया था? इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को लिखा था, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है समुद्रगुप्त के बारे में क्या करता है? सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के महासांधिक विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किए। मतलब प्रशंसा में क्या है? समुद्रगुप्त के जो महासांधिक विग्रही हैं हरिसेन, उन्होंने क्या है? सांस्कृतिक भाषा में प्रशंसात्मक क्या किया है? वर्णन प्रस्तुत किया है, और जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है या उल्लेख है। आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है और टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? मतलब कि जो दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का लेखक है, उसने एक बंदरगाह पोंडुके बंदरगाह का जिक्र किया। ये पोंडुके बंदरगाह कौन सा है ये बताना है। अरिकामेडु, बारबेरिकम, कोरके, ताम्रलिप्ति। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, अरिकामेंडू। कहीं कहीं आप देखेंगे किसी किसी बुक में तो ताम्रलिप्ति भी दिया रहेगा, क्योंकि जो आपका यूपी का जो आयोग है उसने ताम्रलिप्ति को क्या किया था? आंसर मारा था। तो आंसर अगर माना है तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। अरिकामेडू आपका आंसर हो जाएगा। अरिकामेडू का जो तामदम में मतलब उसके समान बताया जाता है, जो जिक्र किया गया वो किसके लिए किया गया है? तो पोडुके के लिए किया गया है। किस पुस्तक में? तो दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में लेखक ने किया है पोडुके का नाम। आगे चलते हैं। इसके व्याख्या को देखते हैं। अरिकामेंडू को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का लेखक पोडुके कहता है। जो अरिकामेडू बंदरगाह है उसको पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का लेखक अरिकामेडू को क्या कहता है? कौन सा बंदरगाह नाम देता है? तो पोडुके नाम देता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश के करीमनगर तथा नालगोंडा जिले किस खनिज उत्पाद के लिए विख्यात थे? प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश के
करीमनगर तथा नालगोंडा जिला किस खनिज के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोहा और इस्पात। आंसर क्या हो जाएगा, लोहा और इस्पात आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के करीमनगर तथा नालकोंडा जो तेलंगाना क्षेत्र से आते हैं, तेलंगाना क्षेत्र में आते हैं, लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ लोहे के औजार, तराजू की डंडी, कुल्हाड़ियाँ, फाल, उस्तरा, हंसियाँ और करछुल आदि लोहे की वस्तुएं क्या है, मिलती थी। भारतीय लोहे और इस्पात का निर्यात परथियाई और असिबिनियाई बंदरगाहों को होता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो पतंजलि मथुरा के साटक और चित्तौड़ के माध्यमिक वस्त्र के बारे में वर्णन करते हैं। जो पतंजलि हैं वह मथुरा के साटक और चित्तौड़ के माध्यमिका वस्त्र के बारे में क्या है, वर्णन करते हैं पतंजलि। तो ये याद रखिएगा। रोम की शीशे की वस्तु तक्षशिला और अफगानिस्तान में मिलती है। रोम की जो शीशे की वस्तु है वो कहाँ से मिलती है, तो तक्षशिला और अफगानिस्तान में मिलती हैं। कुषाण लोग सोना मध्य एशिया के अलताई पहाड़ों से प्राप्त करते थे। जो कुषाण लोग हैं वो सोना मध्य एशिया के अलताई पहाड़ों से क्या करते थे, प्राप्त करते थे। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति को किस भाषा में लिखा गया है। अगर ऊपर आपने व्याख्या को सही ढंग से सुना है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। जवाब दे सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति को किस भाषा में लिखा गया है, फारसी में, उर्दू में, संस्कृत में या अरबी में। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, हरिसेन ने की है। किस भाषा में की है, संस्कृत भाषा में की है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप। इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, या इलाहाबाद स्तंभ लेख पूछे या प्रयाग प्रशस्ति पूछे, के रचयिता कौन है, तो दोनों के रचयिता कौन हो जाएंगे, हरिसेन हो जाएंगे। इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद का इस समय नाम प्रयाग भी पड़ गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि इलाहाबाद स्तंभ लेख पूछे या प्रयाग प्रशस्ति कहे, दोनों का आंसर हरिसेन ही हो जाएगा। और दोनों में किसके प्रशस्ति किया गया, किसकी प्रशंसा की गई है, तो आपके समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 42 नंबर। प्रयाग प्रशस्ति का कुट्टर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति का कुट्टर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया गया है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका विशाखापट्टनम का दक्षिणी समुद्री तटीय क्षेत्र, बी है उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर, सी है आपका उत्तरी अर्काट जनपद में स्थित कुट्टलूर, डी है आपका आंध्र प्रदेश में नौलोर जिले में स्थित पल्लकड़। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर जो है उसका जो है कोठूर के स्थान पर, कुट्टर के स्थान पर इसी को कोठूर बोला गया है। तो ये इससे सामंजस्य रखता है, मतलब इसी के इर्द गिर्द मतलब समान है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका था कि प्रयाग प्रशस्ति का कुट्टर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समीकृत मतलब समान कृत किया गया है, मतलब उसके समान बताया गया है और मतलब उससे तुलना की गया है कि वही स्थान है जो इस समय है। तो वो बताया गया है उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर, इस समय जो है उसको कोठूर नाम दिया गया है। जो उस समय क्या है प्रयाग प्रशस्ति में उसका नाम कोठूर का नाम क्या था, कुट्टर था, ये याद रखिएगा, कुट्टर। व्याख्या देखते हैं। समुद्रगुप्त के इतिहास का स्वर प्रमुख स्रोत इलाहाबाद स्तंभ लेख है अथवा प्रयाग प्रशस्ति है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के महासांदिक विग्रहिक हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उसके जीवन एवं विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित कोठूर की पहचान ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर नामक स्थान से की गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, उसी से क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है। निम्न में किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है ये बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। बी कह रहा है दिग्विजय का उद्देश्य धरणी वंद था, भूमंड को बांधना था। इसमें आर्यावर्त की विजयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ विजयों में देवराष्ट्र का उल्लेख है। तो किसका प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति में ये नहीं उल्लेख है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसने क्या है समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, ये उल्लेख नहीं है प्रयाग प्रशस्ति में। बाकी के ये तीनों जो कथन है इनका उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि इसका उल्लेख नहीं मिलता है। व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ विजयों में देवराष्ट्र का तथा आर्यावर्त की विजयों का उल्लेख है। इसमें क्या है दक्षिण पथ का जो विजय किया है उसमें देवराष्ट्र के और आर्यावर्त का विजयों का क्या है उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। नामित क्या किया था उसमें कहा है कि नामित नहीं किया था। ऊपर हमने जो पढ़ा था उसमें था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था, ये गलत था। और उसने क्या है नामित किया था, ये सही है। अगला पॉइंट है दिग्विजय का उद्देश्य क्षणिक बंद था, ये भी उल्लेख है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे। किस प्रकार के संबंध थे ये आपको बताना है। सरोकर दान का, आज्ञा कर का, प्रमाण गमन का, उपयुक्त सभी। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी का था। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे। तो सरोकर दान का भी संबंध था, आज्ञा कर का मतलब आज्ञा को भी मानते थे, प्रमाण गमन का भी मान्य था मतलब उपयुक्त सभी के अनुसार क्या है शासन करता था, उनसे संबंध बनाए रखा था सभी के माध्यम से। व्याख्या देख लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ सर्वकरदाता, सर्वकर दान, ज्ञाकरण, प्रमाणागमन प्रकार के संबंध थे। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो आर्यावर्त नीति, जो आर्यावर्त नीति मतलब उत्तर भारत प्रसभोदर अर्थात पूर्णतः उखाड़ फेंकना एवं विलय करना। अगला दक्षिणापथ नीति जो है, आर्यावर्त नीति और दक्षिणापथ नीति दोनों अलग अलग है। इसको क्या करना था ग्रहण मोक्ष अनुग्रह मतलब पहले ग्रहण करो, मोक्ष अनुग्रह मतलब विलय न करना, मात्र कर बनाकर छोड़ देना, उसका दक्षिणापथ नीति ये था। आर्यावर्त की जो नीति थी, जो उत्तर भारत के राज्यों को उसने जीता था, उनको क्या करता था पूर्णतः उखाड़ कर फेंक देना अथवा एवं विलय कर लेना, अपने साम्राज्य में क्या कर लेता था मिला लेता था। ये समुद्रगुप्त का क्या था नीति था। आटविक राजनीतिक, जो आटविक है राजनीति उसमें क्या है परचारिकित्र अर्थात सेवक बना देना। तो इस प्रकार की उसने नीतियां अपनाई थी। आगे है आपका 45 नंबर क्वेश्चन है और एमपी असिस्टेंट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस विद्या में नारद को लज्जित करने की बात कही गई है। किस विधा में नारद को लज्जित करने की बात कही गई है। जनसंचार, गंधर्व, ज्योतिषी, आयुर्वेद। तो आंसर क्या हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा दोस्तों। 45 का क्या जाएगा डी के साथ जाएगा। आयुर्वेद नहीं होगा दोस्तों, गंधर्व हो जाएगा। 45 का बी हो जाएगा आपका सही, गंधर्व में बात की गई थी। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस विधा में नारद को लज्जित करने की बात कही गई थी। तो वो है गंधर्व विधा में। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, गंधर्व विधा। व्याख्या देख लीजिए।
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि गंधर्व विधा में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने इंद्र के आचार्य कश्यप, तुम्बरु, नारद आदि को लज्जित कर दिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिसेन ने की थी, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के अतिरिक्त सम्राट जो अशोक, जहांगीर, बीरबल का भी लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अतिरिक्त और किसका किसका लेख छपा हुआ है तो वो है अशोक का भी है, जहांगीर का भी है और बीरबल का भी लेख इस पे है। इस स्तंभ लेख पर गंगा अवतरण का उल्लेख है। इस स्तंभ लेख पर क्या है, गंगा अवतरण का क्या है, उल्लेख है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि गंगा अवतरण का उल्लेख किस स्तंभ लेख पे है। तो अगर प्रयाग प्रशस्ति रहेगा तो उस पे आंसर आप करेंगे। आगे चलते हैं 46 नंबर और अच्छा क्वेश्चन है, यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। पुंडवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? पुंडवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? उड़ीसा से, उत्तरी बंगाल से, असम से और विदर्भ से। तो पुंडवर्धन जो है उसका समीकरण जो किया जाता है, समीकृत किया जाता है, मतलब तुलना की जाती है। तो पुंडवर्धन का उल्लेख जो है उत्तरी बंगाल के नाम से किया गया है। तो याद रखिएगा उत्तरी बंगाल को पुंडवर्धन भी कहा जाता था, इसको नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देखते हैं। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के समय उत्तरी बंगाल में पुंडवर्धन नामक गुप्तों का एक प्रदेश था। तो उत्तरी जो बंगाल है उसमें पुंडवर्धन क्या था, उत्तरी बंगाल का एक हिस्सा था, इसको याद रखिएगा। या उत्तरी बंगाल को पुंडवर्धन भी कहते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। आधुनिक बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में स्थित दामोदरपुर से उसका ताम्रपत्र मिलता है, जिसमें इस प्रांत का उल्लेख है। लगभग 1 सदी तक यह प्रांत गुप्त साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहा। कौन सा? तो पुंडवर्धन बना रहा। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है। बौद्ध स्थान जो है स्थल नालंदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में किसने उत्खनन करवाया था? बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन करवाया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है R.D. बनर्जी, बी ए डॉक्टर मैके, डॉक्टर स्टीन, डॉक्टर स्प्यूनर। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, डॉक्टर स्प्यूनर आपका आंसर हो जाएगा। बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन करवाया था? ऑप्शन आपका डी सही होता है, डॉक्टर स्प्यूनर आपका आंसर होता है। व्याख्या देखते हैं। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन डॉक्टर वी स्प्यूनर ने सन 1916 में करवाया था। ये नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है। एरर अभिलेख, एरर अभिलेख या स्तंभ लेख नहीं है। एरर क्या है? अभिलेख है, स्तंभ लेख नहीं है। तो एरर अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे सर्वराजोच्छा कहा गया है? सर्वराजोच्छेता कहा गया है, ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या भानुगुप्त को? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त को। एरर अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे सर्वराजोच्छेता कहा गया है? तो वो कहा गया है समुद्रगुप्त के लिए, सभी को मतलब जीतने वाला राजा। व्याख्या देख लेते हैं। एरर अभिलेख में गुप्त शासक समुद्रगुप्त को सर्वराजोच्छेता कहा गया है। अन्य तथ्य देखते हैं। तो एरर अभिलेख
मध्य प्रदेश से मिलता है। जो एरर अभिलेख है वो कहाँ से मिलता है, तो मध्य प्रदेश से मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त के पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है। इसमें जो है समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर भी दानी कहा गया है। इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा नाराज होने पर यमराज के समान था। अगर प्रसन्न हो गया तो कुबेर और नाराज हो गया तो यमराज के समान था। इस अभिलेख में इसकी पत्नी दत्त देवी एवं अनेक पुत्र पौत्र बताए गए हैं। इस अभिलेख में इसकी पत्नी दत्त देवी का उल्लेख है और उसके साथ अनेक पुत्र और पौत्र भी बताए गए हैं कि उसके थे। आगे देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 49 नंबर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। व्याख्या देख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पूछा जाएगा अभी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था। वह कभी पराजित नहीं हुआ था। उसकी वीरता को देखकर विसेंट स्मिथ ने उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। भारत के नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को किसने दी थी? तो विसेंट स्मिथ ने दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न था। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। हुड़ों पर स्कंदगुप्त की सफलता का विवरण इसके जूनागढ़ अभिलेख तथा भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से और भीतरी स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त का क्या है, हुड़ों पर विजय का उल्लेख मिलता है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, दोनों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप व्याख्या देखे होंगे तो आंसर जरूर देंगे। भारत में नेपोलियन किसकी उपाधि है? भारत में नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त की। किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की उपाधि है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी मेहनत अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक आप कर सकते हैं। अगर चैनल पर आप दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली देखते रहें। 10-15 क्वेश्चन बुध से घड़ा बढ़ता है। आप रेगुलरिटी बनाकर चलते रहें और चेक करते रहें कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं उसमें कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं कमेंट कर बताएंगे तो अन्य साथी भी उससे क्या होंगे, उत्साहित होंगे, वो भी कमेंट करेंगे। इस तरह क्या होगा, कंपटीशन का माहौल बन जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।